एपिसोड शुरू होता है। सोवा दोबारा से उस स्टोरेज रूम में बंद हो जाती है। तभी उसके पीछे से एक लड़का कहता है, वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने तो दरवाजे की नॉब भी तोड़ डाली। ये काफ़ी कूल था। सोवा उस लड़के को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। वो लड़का उस दरवाजे के पास जाता है। वो सोवा से कहता है, मुझे लगता है किसी ने इसे बाहर से बंद कर दिया है। सोवा कहती है, ज़रा रुको, मैं तुम्हें जानती हूँ। उस वक्त जब मैं गिरने वाली थी तो तुम्ही ने मुझे पकड़ा था। वो लड़का सोवा से कहता है, अरे हाँ, हम तो दोबारा मिल गए, लेकिन तुम यहाँ लॉक हो गई हो, है ना? सोवा सोचती है, ये भी तो मेरे साथ यहाँ लॉक है। वो कहती है, हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का जमुआई लेते हुए कहता है, मैं अक्सर इस स्टोरेज रूम में आता हूँ क्योंकि ये धूल से भरा है, इसीलिए जब भी मुझे अपनी क्लास स्किप करनी होती है मैं यहाँ चला आता हूँ। सोवा हैरानी से सोचती है, ये कितना अजीब है जो इस धूल वाली जगह पर आराम करने आता है। वो कहती है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी होगी। वो लड़का जाकर आराम से बैठ जाता है और सोवा से कहता है, ये काफ़ी आरामदायक है, क्यों ना हम यहाँ बैठकर किसी के आने का इंतज़ार करें। सोवा कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ रात भर नहीं रुकना चाहती। वो लड़का कहता है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ कोई आकर ये दरवाज़ा खोल ही देगा, और वैसे भी मुझे यहाँ रात बिताने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, हमारे पास कितना आरामदायक बेड है। सोवा उससे कहती है, तुमने अभी कहा कि यहाँ कोई नहीं आता है, पर छोड़ो भी, मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूँगी। सोवा दोबारा से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर वो लड़का सोवा से कहता है, ये गेट बाहर से बंद किया गया है, तो तुम इन्हें किसी भी तरह से अंदर से नहीं खोल पाओगी। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सोवा कहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान लूँ। वो लड़का कहता है, तुम बस 5 सेकंड रुको। वो 5 तक काउंट करता है। उसकी काउंटिंग खत्म होते ही हैरिस उस दरवाजे को खोलकर वहां पहुंच जाता है, और इस तरह उस स्टोरेज रूम का गेट भी खुल जाता है। वो ब्राउन हेयर वाला लड़का रूम से जाते हुए सोवा से कहता है, ये देखो, ये खुल गया, तो चलो चलें। सोवा सोचती है, आखिर इसे इस बारे में कैसे पता था? हैरिस सोवा से कहता है, किसी ने इस दरवाजे पर जंजीर लगाकर ताला बंद कर दिया था। ये सब जरूर हैमिन का किया धरा है ना? वो दोनों वापस से ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। हैमिन सोवा को हैरिस के साथ आते हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है, ये सोवा आखिर वहाँ से बाहर कैसे निकल पाई? हैरिस हैमिन से कहता है, सोवा उस स्टोरेज रूम में बंद हो गई थी जहाँ तुमने उसे भेजा था। हैमिन हिचकिचाते हुए कहती है, अच्छा, सोवा उस कमरे में बंद हो गई थी? मैंने उससे कहा था कि तुम सावधान रहना। सोवा कहती है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को वहाँ मज़े के लिए बंद कर लिया था। तभी हैरिस हैमिन से कहता है, तुमने ही उसे स्टोरेज रूम में बंद किया था हैमिन। ये सुनकर हैमिन कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूँगी? हैरिस कहता है, सोवा लगातार दोबारा उसी स्टोरेज रूम में बंद हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर किया गया है। हैमिन उसकी बातों को अनदेखा करते हुए कहती है, पर मेरा सोवा को वहाँ उस रूम में लॉक करने का कोई कारण नहीं बनता है। मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। और तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये सब मैंने किया है? बल्कि तुम्हें तो सोवा पर शक करना चाहिए। किसे पता, हो सकता है सोवा खुद जाकर उस स्टोरेज रूम में छिप गई हो ताकि उसे कोई काम न करना पड़े। तभी हैरिस गुस्से से कुर्सी उठाकर हैमिन की ओर फेंक देता है। वो उससे कहता है, बस बहुत हुआ हैमिन, अगर तुमने एक और लफ्ज़ कहा तो इस बार मेरा निशाना तुम्हारा सर होगा। हैमिन ये देखकर डर जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ये किया, तुमने ये कुर्सी तोड़ डाली। हैरिस कहता है, जब मैं सोवा को बचाने के लिए वहां गया तो मैंने देखा कि किसी ने उस दरवाजे को चेन और ताला लगाकर बंद कर रखा था। वो तुम ही थी जो प्रैक्टिस सेशन के बीच में रेस्टरूम का यूज़ करने के लिए ऑडिटोरियम से बाहर गई थी। मैं ये जानता हूँ कि तुम सोवा के हमारे प्ले में एक्ट करने से नाखुश हो, पर इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी है। हैरिस की ये बात सुनकर वहाँ के मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। वो आपस में कहते हैं, क्या हैमिन ने ऐसा किया? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। ये देखकर हैमिन एम्बैरस हो जाती है। वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है यूसियोंग। वो अपनी बात पूरे किए बना ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने पर थिएटर क्लब की एक मेंबर हैरिस से कहती है, मुझे नहीं लगता है कि हैमिन ने ये किया है। वो दूसरों के बारे में सोचती है। वो हमेशा ही प्रैक्टिस के दौरान हमारे लिए स्नैक लेकर आती है, और वो सोवा को लेकर भी परेशान थी। हैरिस कहता है, ये सब बकवास है। सोवा सोचती है, इसका अंत काफ़ी बुरा था, पर अब मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। दिन रात के समय सोट डांस की प्रैक्टिस के बाद सोवा और हैरिस बैठकर पानी पी रहे होते हैं। सोवा उससे कहती है, हैरिस, तुमने आज जो मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हैरिस कहता है, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। ये तो जाहिर ही था कि हैमिन तुम्हें परेशान कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं। अब सोवा यूसियोंग के साथ के कुछ पलों को याद करती है।
वो हैरिस से कहती है, कुछ समय पहले यूसुंग ने भी मुझसे यही बात कही थी। तुमसे भी यही बात सुनना थोड़ा फनी लग रहा है। हैरिस सोआ से कहता है, मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया था जब हम स्नैक बार में गए थे। तो भले ही तुम मुझे अच्छे से जानती हो, पर मुझे तुम्हारे बारे में मुश्किल से ही कुछ पता है सोआ। क्या तुम मुझे खुद के और यूसुंग के बारे में और बता सकती हो? सोआ कहती है, मेरे और यूसुंग के बारे में? अब सोआ उसे बताती है, यूसुंग और मैं बचपन से ही दोस्त रहे हैं। यूसुंग मेरी बचपन की हर एक इम्पॉर्टेंट यादों का हिस्सा रहा है। हम हमेशा से ही साथ में होते थे, चाहे वो कोई त्योहार हो या गर्मी की छुट्टियां। मेरा उसके ऊपर क्रश भी था, इसीलिए मैं हमेशा ही उसे देखने को एक्साइटेड रहती थी। मैंने सोचा कि हम हमेशा ही ऐसे दोस्त बने रहेंगे, पर हमारी दोस्ती उस दिन के बाद पूरी तरह से बदल गई। सोआ उस घटना को याद करती है जब वो किसी तालाब में गिर गई थी और डूब रही होती है। यूसुंग उसे ऐसे डूबते देखकर बहुत डर गया था। ये सब सुनकर हैरिस सोचता है, उस दिन के बाद तभी उसकी नज़र सोआ पर पड़ती है जो कि रो रही होती है। वो रोते हुए कहती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यूसुंग के साथ ऐसा कुछ किया जो कि बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। हैरिस उससे कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरा तुम्हें रुलाने का इरादा नहीं था। सोआ उसे बताती है, इस तरह साल बीतते गए, पर हम दोनों के बीच दूरियां बरकरार रहीं। हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। एक समय पर मुझे लगा कि हमारा रिश्ता अब खत्म ही हो गया है। अब हैरिस सोचता है, सोआ ने मुझे उस बारे में ज़्यादा नहीं बताया कि उस दिन आखिर क्या हुआ था जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। मैं केवल सोआ के चेहरे पर दुख, पछतावा और अपराध की इमोशन को ही देख पा रहा हूँ। सोआ हैरिस से कहती है, वेल, मैंने सोचा सब खत्म हो गया है, पर अब सारी चीज़ें ठीक है। वो सोचती है, अगली बार मैंने यूसुंग को 2 साल बाद बसंत के मौसम में मिडिल स्कूल की वेलकम सेरेमनी के दौरान देखा। हम दोनों का मिडिल स्कूल सेम था। मैंने सोचा था कि मैं अब कभी भी उससे नहीं मिल पाऊंगी, पर उस समय वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ा था और इस तरह हम दोनों दोबारा से दोस्त बन गए। सोआ हैरिस को बताती है, तुम्हें पता है इसमें फ़नी क्या है? हम दोनों ने हाई स्कूल भी सेम चुना और हम पिछले 2 सालों से एक ही क्लास में हैं। वो कहती है, जो भी हो, पर हमारा रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यूसुंग के मेरे ऊपर बहुत से एहसान हैं, पर तुम मुझे माफ़ करना हैरिस, ये बातचीत कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई। सोआ की ये सारी बातें सुनकर कुछ देर सोचने के बाद हैरिस सोआ को बताता है, मेरी एक नैनी थी जिन्हें मैं बहुत पसंद करता था। मेरी माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी जब मैं काफ़ी छोटा था, इसीलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं। शायद इसीलिए वो नैनी मेरे लिए मेरी माँ के जैसी थी। पर एक दिन उन्होंने मेरे ऊपर चाकू से वार किया। केवल नैनी ही वो इंसान थी जिनकी मैं केयर करता था। मुझ पर जानलेवा हमला करने के बाद तुरंत ही नाइट्स ने उन्हें पकड़ लिया और वहीं पर मार डाला। उस वक्त नैनी की मौत से मेरा दिल टूट गया, जबकि उन्होंने मुझे ही मारने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद मेरे लिए किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया। इसके बावजूद इतने सालों बाद आखिरकार मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। वो सोआ की ओर देखकर कहता है, सोआ, वो तुम ही हो जिसकी वजह से मैं यहाँ इस दुनिया में सभी के साथ आराम से रह पा रहा हूँ। तुम ये सब कर रही हो क्योंकि मैं अभी तुम्हारे बचपन के दोस्त के शरीर में हूँ, पर मुझे लगता है ये लड़का यूसुंग भी तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानता होगा, जिस तरह तुम इसका ख्याल रखती हो। सोआ कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ऐसा कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हैरिस कहता है, यूसुंग के बारे में बहुत हुआ, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। एग्जाम्पल के तौर पर जब तुमने टाइकेंडो की ट्रेनिंग शुरू की तो तुम उसमें कैसी थी और तुम्हारी हॉबी क्या है? इस तरह सोआ और हैरिस एक दूसरे से बात करने लगते हैं। देन अगले दिन सोआ स्कूल की फील्ड में अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर हैरिस का मैसेज आता है। वो सोआ को मैसेज करता है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सोआ खुश होकर उसका मैसेज पढ़ती है। वो अपनी प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर देती है। सोआ सोचती है, तो इस तरह मैं दोबारा से अपनी डेली रूटीन फॉलो करने लगी। अब बस केवल चिंता की एक बात है कि हमने हैरिस को वापस भेजने के बारे में कोई भी नई खोज नहीं की है। देन ब्रेक के समय सोआ आराम करने के लिए बैठी होती है। तभी पीछे से कोई उसे पानी की बोतल देता है। वो सोचती है ये जीवोन है। सोआ कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जीवोन, पर ये जीवोन नहीं बल्कि वही भूरे बालों वाला लड़का होता है। इधर हैरिस अकेले स्कूल जा रहा होता है। वो भूरे बालों वाला लड़का सोआ से कहता है, तो तुम ट्रैक फील्ड में हो? सोआ कंफ्यूज होकर कहती है, हाँ। वो सोचती है, ये तो वही अजीब लड़का है जो मुझे स्टोरेज रूम में मिला था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? वो सरप्राइज होकर उससे पूछती है, तुमने पिछली बार वो कैसे किया था? तुम्हें ये पता था कि स्टोरेज रूम का दरवाज़ा कब खुलेगा? तुम्हें वो कैसे पता चला? क्या तुम किसी तरह के जादूगर हो? सोआ उसका जवाब सुनने के लिए काफ़ी क्यूरियस लग रही होती है। वो लड़का कहता है, मैंने उसके कदमों की आवाज़ सुनी थी और कुछ भी नहीं। सोआ को उसका ये जवाब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। वो लड़का कहता है, एनीवे, तुम्हारा नाम क्या है? सोआ बताती है, सोआ यू।
वो लड़का कहता है मैं क्लास 6 से युन कैंग हूँ। युन सोवा को पानी की बोतल देते हुए कहता है ये लो। सोवा कहती है पर ये किस लिए? युन कहता है क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सोवा कहती है क्या? युन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं सोडा लेने गया था पर मैंने गलती से गलत बटन को प्रेस कर दिया जिससे कि मुझे ये पानी की बोतल मिल गई। युन वहाँ से जाते हुए कहता है ज़्यादा देर तक दौड़ने के बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सोवा कहती है थैंक यू पर तुम ज़रा रुको। युन उसे पानी देकर वहाँ से चला जाता है। सोवा उस बॉटल को लेकर क्लास में बैठी होती है। हैरिस कहता है यहाँ तो गर्मी बढ़ती ही जा रही है, रैमियम में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। वो सोवा की वही पानी की बोतल लेते हुए कहता है क्या मैं ये पानी की बोतल ले सकता हूँ? सोवा कहती है हाँ ले लो। हैरिस पानी पीने लगता है। सोवा अब भी युन के बारे में ही सोच रही होती है। अब लंच के समय लंच हॉल में सोवा को दोबारा युन वहाँ मिल जाता है। वो सोवा से कहता है हेलो सोवा, क्या तुम अभी यहाँ आई हो? चलो हम साथ बैठकर लंच करें। क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ? सोवा थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है ठीक है। इस तरह सोवा, युन, हैरिस और जीवोन एक साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। सोवा हैरानी से सोचती है आखिर ये हमारे साथ यहाँ क्यों बैठा है? हैरिस इशारा करके सोवा से पूछता है ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है सोवा? वो कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। सोवा इस सबसे काफी कंफ्यूज हो रही होती है। युन और सबसे कहता है मुझे तुम लोगों के नाम नहीं पता है। जीवोन और हैरिस उसे अपना नाम बताते हैं। युन कहता है मैं समझ गया, तुम तीनों का एक ग्रुप है। जीवोन युन से पूछती है क्या तुम सोवा के दोस्त हो? युन कहता है हाँ, हम दोनों आज सुबह ही दोस्त बने हैं। वो हैरिस से कहता है यूसियोंग तुम सोवा को कैसे जानते हो? हैरिस इस सवाल से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो कहता है हम बचपन के दोस्त हैं। युन मुस्कुराते हुए कहता है सच में? ये तो आजकल काफ़ी रेयर है। तुम दोनों कितने समय से दोस्त हो? हैरिस कहता है शायद जब से हमारा जन्म हुआ। युन हैरिस से अजीब से सवाल पूछने लगता है जिससे कि हैरिस अपना लंच ठीक से चबाकर नहीं खा पाता है। दिन घर आने पर उसका पेट खराब हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है उस लड़के युन के अजीबोगरीब सवालों का आंसर देने की हड़बड़ी में मैंने अपना खाना जल्दी जल्दी में खा लिया। इसकी वजह से मेरे पेट की यह हालत हो गई है। तभी सोवा उसके रूम में आती है। वो हैरिस से कहती है क्या तुम मेरे साथ ताइक्वांडो के लिए चलोगे? तभी वो देखती है कि हैरिस का चेहरा पीला पड़ा होता है। वो उससे पूछती है हैरिस क्या तुम ठीक हो? हैरिस बताता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पेट मुझे परेशान कर रहा है। सोवा पूछती है तो तुम्हारा पेट खराब है? वो सोचती है शायद लंच के समय जो हुआ ये उसी की वजह से है। युन हैरिस से कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा था। सोवा हैरिस से कहती है तुम्हारे चेहरे से ये पता चल रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम घर पर रुककर आराम करो, मैं घर आते समय तुम्हारे लिए दलिया लेती आऊँगी। हैरिस कहता है ठीक है और वो अपने रूम में चला जाता है। इधर सोवा अपने ताइक्वांडो के स्टूडियो में आ गई होती है पर उसे यहाँ भी हैरिस की चिंता सता रही होती है। वो सोचती है मैं आज घर के लिए जल्दी निकलूंगी ताकि मैं कन्वीनियंट स्टोर से हैरिस के लिए सामान ले सकूं। देन स्टूडियो से निकलने के बाद सोवा एक कन्वीनियंट स्टोर में आ जाती है। वो हैरिस के लिए दलिया खरीद रही होती है कि तभी वहाँ उसे दोबारा युन मिल जाता है। वो उसे वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है। युन सोवा से पूछता है क्या तुम भी यहाँ स्नैक लेने आई हो? सोवा हैरान होकर उससे पूछती है मैं जहाँ भी जा रही हूँ तुम वहाँ अचानक से कैसे प्रकट हो जा रहे हो? ये तो तीसरी बार है और तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? युन कहता है मैं भी यहीं रहता हूँ। तुम दलिया खरीद रही हो, क्या तुम बीमार हो? सोवा कहती है नहीं, मेरा एक दोस्त बीमार है, ये उसके लिए है। और युन तुम्हें नहीं लगता कि आज हम दोनों एक दूसरे से कई बार टकरा रहे हैं? युन कहता है मेरे ख्याल से लोगों का एक निश्चित समय पर एक दूसरे से मिलना तय होता है। सोवा उससे पूछती है क्या तुम किस्मत पर विश्वास करते हो? युन स्माइल करते हुए कहता है इसमें भला क्या बुराई है, क्या तुम किस्मत पर यकीन नहीं करती? सोवा कहती है नहीं, मुझे इसके बारे में सिर्फ नॉवेल्स में ही पढ़ना पसंद है पर मुझे ये असली नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बदलने के लिए डिसीजन लेते हैं तो ये किस्मत नहीं होती है। युन सोवा से कहता है कुछ चीज़ें पहले से ही तय होती हैं, चाहे जितनी कोशिश कर लो पर तुम उसे बदल नहीं सकते। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उनके पीछे स्टोर का एक वर्कर बॉटल से भरा हुआ बॉक्स लेकर आ रहा होता है। तभी उस वर्कर का पैर फिसलता है और उसके हाथों से वो बॉक्स छूट जाता है। वो बॉटल से सोवा के ऊपर गिरने वाली होती है कि तभी युन उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो सोवा से कहता है जैसे कि मैं कहूँगा कि ये एक्सीडेंट ही फेट का एक एग्जाम्पल है। इस तरह युन सोवा को इस एक्सीडेंट से बचा लेता है। वो वर्कर उन दोनों से इस गलती के लिए माफ़ी मांगने लगता है। वर्कर कहता है आपको चोट तो नहीं आई? सोवा कहती है मैं ठीक हूँ। वो सोचती है मैं सच में काफ़ी डर गई थी। वर्कर सोवा से माफ़ी मांगते हुए कहता है जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ पर इसकी वजह से आपके कपड़े भी ख़राब हो गए हैं, मैं इसकी कीमत चुका सकता हूँ। सोवा कहती है कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। युन उस वर्कर से कहता है मैं तुम्हारी सब चीज़ों को साफ करने में मदद करता हूँ ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर यहाँ से जा सकें।
उसकी मदद करवाने के बाद वो दोनों स्टोर के बाहर आ जाते हैं। सोवा युन को एक फिश बार केक देकर कहती है, ये तुम्हारे लिए, मेरी जान बचाने के लिए। युन कहता है, तुम्हें मौत से बचाने के लिए तुम मुझे ये फिश केक बार दे रही हो? सोवा कहती है, तुमने ये दोबारा किया, आखिर तुम ये कैसे कर लेते हो? युन कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने कदमों की आवाज़ सुनी थी। सोवा कहती है, पर तुम्हें पता था कि एक्शन कब लेना है, क्या तुम कोई सुपर ह्यूमन जैसे कुछ हो? युन उससे कहता है, तुम ये कह सकती हो कि मैं दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। वो सोवा का दिया हुआ फिश केक बार खाने लगता है। तभी सोवा उसके हाथों में एक ब्रेसलेट देखती है। वो कहती है, ये ब्रेसलेट खूबसूरत है। युन कहता है, शुक्रिया, मैंने खुद से ही ये बनाया है। सोवा एक्साइटेड होकर उस ब्रेसलेट को देखने लगती है। युन कहता है, ये बनाना मेरी ग्रैंडमा ने मुझे सिखाया था। क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है? सोवा उसे बताती है, मुझे हैंडमेड ज्वेलरी बहुत पसंद है, लेकिन मैं इन्हें नहीं पहनती हूँ क्योंकि इनसे वर्कआउट करने में परेशानी हो सकती है। युन हंसकर कहता है, मुझे भी यही लगता है कि हैंडमेड ज्वेलरी खूबसूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये धागे रिश्तों का प्रतीक होते हैं, इसीलिए इन्हें एक साथ जोड़ना और बांधना मज़ेदार होता है। सोवा सोचती है, ये तो किसी चीज़ को पसंद करने की काफ़ी जटिल वजह है। युन सोवा से पूछता है, क्या तुम एक एथलीट हो? मेरा मतलब, मैं जानता हूँ कि तुम ट्रैक प्रैक्टिस करती हो, क्या तुम अभी किसी और स्पोर्ट की ट्रेनिंग करके वापस आ रही हो? सोवा उसे बताती है, ताइक्वांडो तो एक स्पोर्ट है, पर ये मेरी एक हॉबी है। और तुम्हारी हॉबी क्या है? युन कहता है, वैसे मेरी कोई हॉबी नहीं है। क्या हमेशा बिस्तर पर पड़े रहना भी एक हॉबी होती है? सोवा कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो क्या इसीलिए तुम उस स्टोरेज रूम में थे? युन कहता है, सिर्फ वो ही मेरा हाइड आउट नहीं है। वो धीमी आवाज में सोवा से कहता है, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। छोटे ऑडिटोरियम के पीछे काफ़ी खाली जगह है, मुझे वहाँ वक्त बिताना पसंद है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। अगर तुम क्लास स्किप करना चाहो तो अगली बार वहाँ जा सकती हो। सोवा कहती है, मुझे नहीं लगता मैं ये करूँगी। तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूँ? तो इस तरह वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी सोवा देखती है कि रात के 9 बज गए हैं। वो कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने अपने दोस्त को कहा है कि मैं उसके लिए दलिया लेकर आऊंगी। युन सोवा से पूछता है, क्या तुम्हारे दोस्त को जुकाम है? सोवा कहती है, नहीं, उसका पेट खराब है। ये सुनकर युन दोबारा कन्वीनियंट स्टोर में जाते हुए सोवा से कहता है, एक सेकंड, तुम जरा यहीं रुकना। युन वहाँ से एक जूस लेकर आता है। वो सोवा से कहता है, तुम अपने दोस्त से कहना कि वो ये ट्राई करे। सोवा पूछती है, ये भला क्या है? युन कहता है, ये एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है, इसे पीने के बाद उसे अच्छा महसूस होगा। वो युन को इसके लिए थैंक्स कहती है। सोवा सोचती है, ये भला क्या चीज़ है। देन वो हैरिस के पास आती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें अभी ठीक नहीं लग रहा है? हैरिस कहता है, हाँ। वो हैरिस को उस ड्रिंक को देते हुए कहती है, तुम ये ट्राई करो, ये एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है जिसे मेरे एक दोस्त ने दिया है। हैरिस पूछता है, एक दोस्त ने? सोवा कहती है, हाँ। वो सोचती है, मुझे नहीं लगता है कि हैरिस ये जानकर खुश होगा अगर मैं उसे बता दूं कि ये ड्रिंक मुझे युन ने दी है। वो उसे सामान देकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए दलिया भी लाई हूँ, सब कुछ खाने के बाद तुम बिस्तर पर चले जाना, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। हैरिस कहता है, ठीक है, इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया सोवा। हैरिस उस ड्रिंक की एक सिप लेता है। वो सोचता है, इसका टेस्ट तो काफ़ी ख़राब है, पर उसे पीने के थोड़ी देर बाद उसे बेहतर महसूस होने लगता है। वो यूसियोंग की स्टडी टेबल के पास आकर सोचता है, मैं दूसरी चीज़ों में बिजी था कि मैं इस नोटबुक के बारे में भूल ही गया। अब कुछ मिनट पहले के सीन में हैरिस रूम के ड्रॉर में दवाइयाँ ढूंढ रहा होता है। वो सोवा की कही बात को याद करता है। सोवा ने उसे कहा था कि अगर तुम कभी भी बीमार पड़ना तो तुम घर की दवाइयों को ढूंढना, अपार्टमेंट में ज़रूर कुछ दवाइयाँ होंगी। पर हैरिस को कहीं भी दवाइयाँ नहीं मिल रही होती हैं। वो उसे ढूंढने के लिए एक ड्रॉर को खोलता है जिसमें एक नोटबुक रखी होती है। हैरिस उस नोटबुक को बाहर निकाल लेता है। अब प्रेजेंट में हैरिस उस नोटबुक को देखकर सोचता है, मैंने इसे ड्रॉर से बाहर निकाल लिया क्योंकि मुझे ये कुछ अजीब लगी, पता नहीं इसमें क्या लिखा है। वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। तभी उस नोटबुक के एक पन्ने पर हैरिस को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। देन दूसरे दिन लंच के समय सोवा, हैरिस और जीवन कैंटीन में आते हैं। कैंटीन में स्टूडेंट्स की भीड़ लगी होती है। सोवा जीवन से पूछती है, तुम क्या लोगी जीवन? जीवन कहती है, मैं केवल ब्रेड लूंगी। हैरिस कुछ खोया खोया सा लग रहा होता है। सोवा उससे पूछती है, तुम क्या लोगे यूसियोंग? वो चौंक कर कहता है, मैं भी वही लूंगा। जीवन कहती है, मैं उन्हें खरीदने जाती हूँ। अब हैरिस और सोवा साथ में कैंटीन के बाहर आ जाते हैं। हैरिस सोवा से कहता है, तुम्हारे और यूसियोंग के बीच उस दिन। तभी वहाँ उनके पास दोबारा से युन आ जाता है। वो कहता है, तुम लोग भी कैंटीन को छोड़कर यहाँ आ गए हो। सोवा कहती है, हेलो युन। युन को वहाँ देखकर हैरिस सोचता है, ये लड़का दोबारा से यहाँ आ गया। युन उससे पूछता है, यूसियोंग अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने सुना है कि कल तुम्हारा पेट खराब था। हैरिस कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? तभी वो सोवा से चिल्लाकर पूछता है, क्या ये वही दोस्त है जिसने तुम्हें मेरे लिए वो ड्रिंक दी थी? सोवा हिचकिचाकर कहती है, हाँ वो दरअसल बात ये है।
तभी हैरिस फ्रस्ट्रेटेड होकर यून से कहता है, तुम हमारे आसपास क्यों मंडरा रहे हो और आखिर तुम चाहते क्या हो? यून कहता है, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस तुम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। हैरिस कहता है, दोस्त बनना चाहते हो, पर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। सोवा उन दोनों को शांत कराते हुए सोचती है, आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। तभी यून हैरिस से कहता है, मुझे पता है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर सोवा और हैरिस को एक जोर का झटका लगता है। हैरिस पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? जीवॉन कैंटीन से सामान लेकर आती है। वो हैरिस से कहती है, उनके पास क्रीम बन खत्म हो गया था तो इसीलिए मैं चॉकलेट बन ले आई हूँ। पर हैरिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो दोनों अब भी शॉक में होते हैं। सोवा जीवॉन से कहती है, तुम जरा 1 सेकंड रुको। वो यून से पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता चला? तभी लंच ओवर होने की बेल लग जाती है। यून कहता है, लगता है लंच ओवर हो गया। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। सो और हैरिस एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। जीवॉन उनसे कहती है, हेलो, तुम चॉकलेट बन से सेटिस्फाई हो या नहीं? अब क्लासरूम में बैठे हुए सोवा और हैरिस दोनों के चेहरे पर 12 बज रहे होते हैं। सोवा कहती है, अब हम क्या करेंगे? हैरिस कहता है, मुझे नहीं पता। सोवा कहती है, कहीं तुम्ही ने तो उसे इस बारे में नहीं बताया? हैरिस कहता है, बिल्कुल भी नहीं। सोवा सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि युन ने मुझसे बात करना शुरू किया क्योंकि उसे हैरिस के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। आखिर वो क्या प्लान कर रहा है? मुझे लगा था कि युन थोड़ा अजीब है, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा कहेगा। वो कहती है, तो ठीक है, हमें युन को ढूंढकर इस बारे में उससे बात करनी होगी। हैरिस और सोवा युन को ढूंढने के लिए कई बार उसके क्लासरूम में जाते हैं, पर उन्हें वो वहाँ नहीं मिलता। वो दोनों परेशान होकर हार मान लेते हैं। सोवा दुखी होकर हैरिस से कहती है, हो सकता है युन कोई भूत था। इस तरह वो किसी तरह की मैजिक ट्रिक का यूज करके कभी भी प्रकट हुआ और गायब हो गया। हैरिस कहता है, मैंने कभी भी उस लड़के को पसंद नहीं किया था। सोवा कहती है, जरा मुझे सोचने दो, वो आखिर कहाँ चला गया? तभी अचानक उसे युन की कही बात याद आती है जो उसने कन्वीनियंट स्टोर के बाहर उसे कही थी। युन ने ऑडिटोरियम के पीछे अपनी छिपने वाली जगह के बारे में सोवा को बताया था। सोवा अचानक से खड़ी हो जाती है। वो भागते हुए ऑडिटोरियम के पीछे वाली खाली जगह पर पहुंचती है। युन वहीं बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। वो उसके पास जाती है। युन उसे वहां देखकर कहता है, सोवा तुम यहाँ? सोवा उससे कहती है, तुमने जो आखिरी बार कहा उसके बारे में हमें तुमसे बात करनी है। युन कहता है, ठीक है, तुम योसियोंग को अपने साथ लेकर आना, हम एक कैफे में इस बारे में बात करेंगे। देन सोवा हैरिस के साथ कैफे में युन के पास आती है। हैरिस युन से कहता है, तुम मुझे सच बताओ कि तुम हो कौन? क्या तुम भी रैमियम से हो? युन कॉफी पीते हुए कहता है, रैमियम? क्या तुम इसी देश से हो? हैरिस चिल्लाकर उससे कहता है, ये अनदेखा करने का ढोंग बंद करो। युन कहता है, मैं ढोंग नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। तुम्हारे सवाल के जवाब में मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ, पर मेरी दादी माँ एक जादूगर है, इसीलिए मैं तुम्हारे आसपास उस एनर्जी को देख सकता हूँ जिससे कि ये पता चलता है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो। युन की इस बात पर सोवा सोचती है, इस पर यकीन करना कठिन है, पर जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो युन ने पास्ट में की है, इस बात का सेंस बन रहा है। युन कहता है, मैंने बहुत से भूतों को देखा है, पर एक सिंपल हाई स्कूल में जाकर किसी दूसरी दुनिया के एनर्जी वाले इंसान को देखना बहुत रेयर है। इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था यूसियोंग, क्योंकि तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगे। सोवा युन से पूछती है, तो फिर क्या तुम्हें इसे इसकी दुनिया में वापस भेजने का रास्ता भी दिखाई देता है? इस पर युन हंसते हुए कहता है, नहीं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मेरी दादी माँ के पास है। पर भले ही मैं ऐसा कुछ नहीं देख पाता हूँ, पर कभी कभी मैं तुम्हारी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। वो दोनों उससे पूछते हैं, एनर्जी? युन उन्हें बताता है, अधिकतर इंसानों में ये नॉर्मल एनर्जी उनकी बॉडी के चारों ओर होती है, जिसे लोग यूजुअली ची के नाम से पुकारते हैं। पर यूसियोंग की एनर्जी अलग है। तुम्हारी एनर्जी किसी शाप की तरह है जिसे किसी ने तुम्हारे ऊपर लगाया हो। सोवा कहती है, जरा रुको, तुम कह रहे हो कि किसी ने यूसियोंग पर कर्ज किया है, पर मैं सोचती हूँ कि कोई भला ऐसा क्यों करेगा? तो क्या अगर हम इस कर्ज को खत्म कर दे तो यूसियोंग वापस आ जाएगा? क्या तुम्हें हैरिस को वापस रैमियम राज्य भेजने का रास्ता मालूम है? युन कहता है, सोवा मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं केवल एनर्जी देख सकता हूँ, बस। तभी हैरिस अपनी कुर्सी से उठकर कहता है, सोवा मैं आशा करता हूँ कि तुम इसकी फरीबी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हो। इस तरह का मैजिक रैमियम किंगडम में रेयर है, और अगर किसी ने इस मैजिक का यूज़ करके मुझे टारगेट भी किया है तो ये छोटी सी चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती। मुझे ये जानने की परवाह नहीं है कि इसने मेरी पहचान मालूम करने के लिए कौन सी बुरी ट्रिक का इस्तेमाल किया है, पर मैं ये जानता हूँ कि ये कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला है। हैरिस वहाँ से जाते हुए कहता है,
ये बस केवल हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है, चलो सोआ हम यहाँ से चलते हैं। तभी युन हैरिस से कहता है, ये सच है कि मेरे पास तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं उस एनर्जी को तुम्हारे शरीर में नोटिस कर रहा हूँ जो कि कभी कभी तुम्हारे शरीर से निकलती है। हो सकता है मैं ये पता लगा पाऊँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान दूँ तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। तभी हम देखते हैं कि कैफ़े के बाहर खड़ी ग्योंग उन तीनों की ये सारी बातें सुन लेती है। वो सरप्राइज होकर सोचती है, शाप और दूसरी दुनिया, ये लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है।